नमस्कार। तारीख 6 जुलाई दिन गुरुवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ प्रेरणा। पॉडकास्ट में आज बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसे जल्द 500 दिन पूरे होने वाले हैं। बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी, जिसके नेता आज दिल्ली में हैं। साथ ही बात करेंगे पबजी के जरिए मुलाकात और सीमा पार प्यार की। यूक्रेन के शहर लवीव में रिहायशी इमारत पर गिरी रूसी मिसाइल। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोले, माकूल जवाब देंगे। Є загиблі і є поранені. Наразі 3 людини забрані під завалів. दिल्ली पहुंचे शरद पवार। कहा 82 का हूं मगर अभी भी प्रभावी हूं। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट। पबजी के जरिए मुलाकात और फिर सीमा के बिना वीजा पाकिस्तान छोड़ भारत आने की कहानी। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ा है। आगे बढ़े उससे पहले प्रेरणा से सुनते हैं देश दुनिया की खबरें। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से भारत के उच्चायोग, वाणिज्यिक दूतावासों पर हमले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में हिंसा की घटनाओं को अस्वीकार्य करार दिया है। वियना संधि का हवाला देकर भारत ने संबंधित देशों की सरकारों को उचित सुरक्षा देने का आग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में जहरीली गैस के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। अब तक 15 लोग अस्पताल में हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपात सेवाओं का मानना है कि एंगेलोस क्वार्टर कैंप में एक गैस सिलेंडर से लीक हुई नाइट्रेट गैस के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ लोगों की मौत हो गई। उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल अवैध सोने के खनन में किया जाता है। गुआतेंग प्रांत, जहां ये हादसा हुआ, वहां के प्रीमियर पानियाजा लुसेफी ने कहा, पानियाजा लुसेफी कह रहे हैं कि हादसे की जगह को देखना दिल तोड़ने जैसा था। मुझे दुख है कि हमें इन हालातों में गुजरना पड़ा। ये वाकई में दिल तोड़ने वाली घटना है। ये ऐसा मामला है जिसमें हमें निजी तौर पर मदद की जरूरत हो सकती है। यहाँ शव बिखरे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो में स्वीडन के शामिल होने की कोशिश का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ हुई एक बैठक में बाइडेन ने कहा, बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह से, हर तरह से स्वीडन के नेटो सदस्य बनने का समर्थन करता है। बात बेहद सीधी है। स्वीडन का होना इस सैन्य गठबंधन को और मजबूती देगा। स्वीडन उन्हीं मूल्यों को मानता है जिन पर नेटो अमल करता है। हम वाकई चाहते हैं कि स्वीडन नेटो का हिस्सा बने। अगले सप्ताह लिथुआनिया में नेटो की एक अहम बैठक होने वाली है। तुर्की स्वीडन की नेटो सदस्यता का विरोध करता रहा है और नेटो का सदस्य बनने के लिए ये जरूरी है कि सभी 30 सदस्य अपनी सहमति दें। दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ साथ राजस्थान के 30 नेताओं की बैठक हुई। 4 घंटे चली बैठक में राज्य के 29 मंत्री, विधायक शामिल हुए। सभी से 1-to-1 बातचीत भी की गई। इस बैठक में राजस्थान की आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। सभी नेताओं को पार्टी और राज्य सरकार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी गई है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से ताल्लुक रखने वाले आदिवासी शख्स दशमत से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। शिवराज ने दशमत को भोपाल बुलाकर उनका सम्मान किया। उन्होंने दशमत के पैर धोए, माला और शॉल पहनाई। साथ ही शिवराज ने दशमत के साथ जाकर वृक्षारोपण भी किया। दशमत के ऊपर प्रवेश शुक्ला नाम के शख्स ने पेशाब की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। व्यापार के क्षेत्र में बीते कई महीनों से जारी तनाव कम करने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन आज चीन पहुंची। 4 दिन के अपने दौरे में वो चीनी प्रीमियर ली चियांग और पूर्व प्रीमियर लुई हे से मुलाकात करेंगी। एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि जेनेट येलेन अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ चीन के अन्यायपूर्ण रवैये के बारे में चर्चा कर सकती हैं। माना जा रहा है कि हाल में दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर चीन की लगाई पाबंदियों के बारे में इस दौरान चर्चा हो सकती है। वहीं चीन भी सेमीकंडक्टर तकनीक से जुड़ी अपनी कंपनियों पर लगाई पाबंदी का मुद्दा उठा सकता है। वहीं मेटा का थ्रेड्स आज भारत में भी लॉन्च हो गया। मेटा प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि उनकी कंपनी का ये नया ऐप थ्रेड्स का लक्ष्य ट्विटर को पीछे छोड़ना है। थ्रेड्स एक तरह से इंस्टाग्राम का एक्सटेंशन है। इस पर यूजर्स टेक्स्ट के अलावा लिंक,
फोटो और 5 मिनट का वीडियो पोस्ट कर सकेंगे। इसके फीचर ट्विटर से मिलते जुलते हैं। यूजर्स थ्रेड्स पर 500 कैरेक्टर्स तक के मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। थ्रेड्स को अभी यूरोपीय संघ के देशों में लॉन्च नहीं किया गया है। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है ये हमने जाना प्रेरणा से। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसे जल्द ही 500 दिन होने वाले हैं। और 2 दिन और इस युद्ध को 500 दिन पूरे हो जाएंगे। बीती रात रूस का एक मिसाइल यूक्रेन के लवीव शहर पर गिरा है। प्रेरणा, ये शहर इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ये रूस और यूक्रेन की सीमा के आसपास नहीं है, बल्कि इसके उलट ये पोलैंड से सटी यूक्रेन की सीमा के पास है। बिल्कुल मानसी, सटीक तौर पर अगर बताऊं तो शहर लवीव जो है वो यूक्रेन के पश्चिम में है और फ्रंट लाइन से काफी दूर है। युद्ध के बाद से अब तक इस शहर में माहौल लगभग शांतिपूर्ण ही रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने आरोप लगाया है कि लवीव पर जो मिसाइलें गिरी वो काले सागर से छोड़ी गई थीं। काला सागर आप जानती हैं कि यूक्रेन की दक्षिणी सीमा पर है। एयरफोर्स ने कहा है कि यूक्रेन की तरफ 10 कैलिबर क्रूज मिसाइलें छोड़ी गई थीं, जिनमें से 7 को गिरा दिया गया, लेकिन एक ने अपना रास्ता बदला और वो पश्चिम की तरफ आकर लवीव पर गिरा। जी, हालांकि बीबीसी स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन रूस ने ये कहा है कि उसकी मिसाइलें यूक्रेन में कई ठिकानों पर गिरी हैं। प्रेरणा, आप जानती ही हैं कि रूस बीते कई महीनों से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश में लगा है। वो लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जिस कारण कई बार ऐसा हुआ है कि मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में गिरी है। यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। जी, लवीव की बात करें तो शहर की एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरी है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस कारण अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा, ये सुनिए। Чула, что крики були напротив сусідів, там видно їх діставали з-під. लदमाइला पेत्रिवाना नाम की ये शख्स कहते हैं कि मैंने अपने पड़ोसियों की आवाजें सुनी। उन्हें मलबे से निकाला जा रहा था। मेरे आसपास लोग चीख पुकार रहे थे। अब मैं अपने कई पड़ोसियों को सड़कों पर नहीं देख पा रहा हूँ। इसके बाद सुनते हैं क्या कहा एना माइकोलिवना ने। Гул був сильніший. Я підбігла до вікна, тому що там... एना माइकोलिवना कहती हैं, यहाँ पर तेज आवाज गूंजी। मैं खिड़की की तरफ भागी। मैं अपनी बिल्ली को वहां से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन धमाका इतना तेज था कि उसने मुझे फेंक दिया। मुझे चोट आई है। मेरी पोती के सर पर भी चोट आई है। वहीं तीसरी प्रत्यक्षदर्शी ओल्या क्या कहती हैं, ये सुनिए। Ми були вдома, вночі проснулися від першого вибуху, але не встигли вийти з квартири. ओल्या कह रहे हैं कि हम घर पर थे। पहले धमाके से हमारी नींद टूट गई, लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद दूसरा धमाका हुआ और घर की छत गिरने लगी। मेरी माँ को चोट आई। मैं खुद घुटनों तक मलबे में दब गया और मेरे लिए माँ तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने किसी तरह खिड़की से झांका और मदद के लिए चिल्लाने लगा। करीब आधे घंटे बाद राहत कर्मियों ने मुझे बचाया। बाद में मुझे पता चला कि मेरी माँ नहीं रही। मेरे कई पड़ोसी भी मारे गए हैं। जिस वक्त मिसाइल गिरी, प्रेरणा, उस वक्त डॉक्टर साशा डोविजिक लवीव में थी। वो क्या कहती हैं, सुनते हैं। I was approximately 2 kilometers away in my hotel room, and once the air raid alarm was... डॉक्टर साशा डोविजिक कहती हैं, मैं घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर अपने होटल के कमरे में थी। जब एयर सायरन बजा तो मैं बाथरूम में जाकर छिप गई। यूक्रेन में ऐसी स्थिति हो तो हम ऐसा ही करते हैं। हमें ऐसी जगह पर जाना होता है जहां खिड़कियां ना हो, आप 2 दीवारों के पीछे छिप सकें। जब मिसाइल गिरी तो रिहायशी इमारत पर गिरी और बाथरूम की दीवारें तक कांपने लगी। मिसाइल गिरने का असर काफी तेज था। वहीं मानसी, लवीव के मेयर हैं आंद्रे सादोवी। उन्होंने इसे युद्ध शुरू होने के बाद से शहर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है। Є загиблі і є поранені. Наразі 3 людини забрані. मेयर आंद्रे कह रहे हैं कि कई लोगों की मौत हुई है, कई घायल हैं। अब तक 3 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। अग्निशमन कर्मचारी अभी भी राहत कार्य में जुटे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। 8 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। यहाँ पर मिसाइल के कारण भारी तबाही हुई है। 50 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों की स्थिति ऐसी है कि घर की पूरी छत ही उड़ गई। कई दफ्तर नष्ट हुए हैं, स्कूल नष्ट हुए हैं और लवीव पॉलिटेक्निक का हॉस्टल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। माफ कीजिएगा। मुझे लगता है कि कई घरों की मरम्मत करनी होगी, क्योंकि घरों की खिड़कियां भी टूट गई हैं। ये शब्द लवीव के मेयर आंद्रे सादोवी के थे। आंद्रे सादोवी आज घटनास्थल का दौरा करने गए थे और वहां उन्होंने जो पत्रकारों से बात की, उसी दौरान उन्होंने बताया कि कई
दफ्तर जो है वहां पे नष्ट हुए हैं और घर नष्ट हुए हैं। इस घटना के बाद प्रेरणा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें वीडियो में वो तबाही दिखाते हैं, जो लवीव में जो तबाही हुई है उसका एक वीडियो है। उसपे वो उसके साथ लिखते हैं कि मजबूती के साथ दुश्मन को इसका जवाब दिया जाएगा। जी, एक बात और कि इस युद्ध को अब 498 दिन हो चुके हैं मानसी जी। आप कह सकते हैं कि लगभग 500 दिन होने वाले हैं, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस है। न यूक्रेन पीछे हटा न रूस, और तो और दोनों के बीच बातचीत की कोशिशें भी अब तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। जी, कीव में मौजूद बीबीसी रक्षा संवाददाता गॉर्डन कोरेरा हमसे कहते हैं कि जिस सीमा के पास युद्ध जारी है वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर लवीव में मिसाइल गिरने का क्या असर रहा। I think there is always a bit more shock in Lviv when they get hit because it is relatively rare. We have seen other missile strikes. मुझे लगता है कि लवीव में मिसाइल गिरने से लोगों को अधिक आश्चर्य हुआ। सुमी और क्रेमातोर्स्क जैसे शहरों पर बीते दिनों मिसाइल गिरने, ड्रोन गिरने जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं, लेकिन ये शहर देश के पूर्व में फ्रंटलाइन के करीब है। लेकिन लवीव की बात करें तो लवीव फ्रंटलाइन से काफी दूर है। मुझे लगता है कि रिहायशी इमारत को हुए नुकसान की तस्वीरें देखकर लोग सत्ते में आ जाएंगे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जवाबी कार्रवाई की बात की है। यूक्रेन रक्षा मामले में वायु सेना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एयरफोर्स ने कई मिसाइलें डिटेक्ट की हैं। एयर डिफेंस सिस्टम तो प्रभावी हो सकता है, लेकिन हमें ये मानना होगा कि मिसाइलों को गिराना आसान नहीं होता। लवीव शहर पर मानसी हमला पश्चिमी मुल्कों के सैन्य गठबंधन नेटो की बैठक के कुछ दिन पहले हुआ है। बिल्कुल, अगले सप्ताह ही ये बैठक है। जी, लिथुआनिया में है। और बैठक से पहले कल यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि वो यूरोप की सुरक्षा चाहते हैं और चाहते हैं कि नेटो भी बैठक में यूक्रेन को शिरकत करने का मौका दे। Щодо безпеки наших стратегічних об'єктів, наших атомних станцій були відповідні доповіді, відповідні рішення. जेलेंस्की प्रेरणा आज बुल्गारिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सैन्य मदद के लिए प्रधानमंत्री निकोलाई डेनकोव से मुलाकात की है। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि वो इस दौरान वो बुल्गारिया को उन्होंने थैंक यू कहा है मदद के लिए, और इस दौरान वो बुल्गारिया के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। उनके इस दौरे पर रूस की प्रतिक्रिया आई है और रूस ने कहा है कि यूक्रेन अधिक से अधिक मुल्कों को इस संघर्ष में खींच रहा है। और जैसा कि मैं कुछ देर पहले बोल भी रही थी, बता भी रही थी मानसी, श्रोताओं को भी बता रही थी कि इस युद्ध को अब 498 दिन हो गए, 500 दिन पूरे होने वाले हैं। लेकिन अब तक स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। न रूस पीछे हटा, न यूक्रेन, और दोनों के बीच बातचीत की जो कोशिशें हो रही थी वो भी कामयाब नहीं हो पाई हैं। लेकिन एक खबर ये है कि यूक्रेन के लिए अमेरिका की राजदूत ब्रिगिट ब्रिंक ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भारत मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेतृत्व को विकासशील देशों के लिए खड़े होने की जरूरत है और उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया के गरीब मुल्कों तक अनाज पहुंच सके। जी, प्रेरणा, आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों पर भारी मात्रा में अनाज और खाद फंस गया था, जिसे बाहर निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था। इसे अनाज समझौता बोला गया। ये समझौता सबसे पहले हुआ 22 जुलाई 2022 को, जिसके बाद ये हुआ कि काले सागर के जरिए अनाज के जहाज निकाले जाएंगे और रूस उन पर हमला नहीं करेगा। समझौता शुरुआत में 4 महीनों के लिए था, तो उसके बाद नवंबर 17 को फिर रिन्यू किया गया, फिर मार्च 2023 को, फिर मई में इसे रिन्यू किया गया और अब इसकी मियाद जो है वो 17 जुलाई को खत्म होने वाली है। और संयुक्त राष्ट्र की कोशिश थी कि अनाज और खाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाए और अलग अलग बाजारों में तेजी से बढ़ रही अनाज की कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। आपको पता है कि कोविड महामारी के दौर से निकल रही दुनिया के सामने सप्लाई चेन की दिक्कतें थी, हैं, और यूक्रेन युद्ध के कारण संकट और गहरा गया था। कई मुल्कों में अनाज की भारी कमी भी हुई थी। जी, उसी के मद्देनजर ये समझौता भी हुआ था। और प्रेरणा, एक और खबर आ रही है बेलारूस से। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वागनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में नहीं है। और उन्होंने इस बात के कोई सबूत नहीं दिए, लेकिन कहा कि प्रिगोजिन फिलहाल रूस में है। Что касается Евгения Васильевича Викторовича, да? Евгения Викторовича Пригожина, он находится в Питере. वो कह रहे हैं कि जहां तक बात येवगेनी विक्टोरोविच प्रिगोजिन की है, वो सेंट पीटर्सबर्ग में है। शायद वो आज सवेरे रूस चले गए हैं, वो अब बेलारूस की जमीन पर नहीं है।
लुकाशेंको ने कहा कि उन्हें पता है कि प्रिगोजिन आजाद व्यक्ति हैं। कल उनके साथ उनकी बात हुई है। और इस मामले में रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन ने कहा है कि वो प्रिगोजिन की गतिविधि पर नजर नहीं रख रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, क्रेमलिन प्रिगोजिन की गतिविधि पर न तो नजर रखना चाहता है और न ही ऐसा करने की उसकी कोई इच्छा है। जी, और आपको याद होगा कि प्रिगोजिन ने रूस में एक तरह का विद्रोह ही कर दिया था और कहा था कि वो रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से मुलाकात करना चाहते हैं। उनकी वागनर सेना ने रोस्तोव ऑन डॉन शहर पर कब्जा कर लिया और मॉस्को की तरफ मार्च करने लगे। लेकिन फिर पुतिन ने कहा कि वागनर के लड़ाके चाहें तो सेना में शामिल हो जाएं या फिर देश से बाहर चले जाएं। इसके बाद प्रिगोजिन रोस्तोव से बाहर निकलते देखे गए और खबर आई कि वो बेलारूस चले गए हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आगे कार्यक्रम में मेरे बच्चों को भड़काया गया, उनको कोई लड़का पबजी गेम के जरिए बात कर रहा था। पता नहीं उधर कैसे ये चले गए, उसने अपना घर इधर बेच के चला गया। पबजी मोबाइल गेम, प्यार और बिना वीजा सरहद पार करने की कहानी। बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे घमासान की भी, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं श्रोता हमारे जो सोशल मीडिया पर हमसे जुड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। जी, तो मेरी नजर फेसबुक पर है। मानसी डीके परमार लिखते हैं कि पेशाब करने की घटना और जातिवाद और धर्मवाद और राजनीतिक नेताओं का गलत रवैया बयान विश्व की खबरें बनते हैं, भारत की छवि को दाग लग रहा है। वहीं राकेश दुबे कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में महंगाई बहुत बढ़ गई है। और अनिल कुमार लिखते हैं कि यूक्रेन और रूस महायुद्ध जल्द ही खत्म हो। 500 दिन से लगातार भारी तबाही, खंडहर में तब्दीली हो गई है, रिहायशी इमारत पर हमले हो रहे हैं। जी, वहीं यूट्यूब पर गुड्डी परवीन लिखती हैं कि बहुत दुख हुआ, ये जंग कितने लोगों की जान लेगी। तनु कुमारी लिखती हैं, ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशंस सैनिक और आम नागरिक उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही है। राम कुमार ठाकुर ने लिखा है, युद्ध किसी समस्या का निदान नहीं है, युद्ध में निर्दोष लोग ही मर रहे हैं। जी, वहीं सानुल कुमार संतुल लिखते हैं कि अब साबित हो गया है कि जिसके पास ताकत है उसे ही जीने का अधिकार है। पुतिन भी पूर्व क्रूर शासकों से कम नहीं है, मानवता और अंतर्राष्ट्रीय शांति के दुश्मन है पुतिन। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की तरफ और बात करते हैं महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की। बीते 2 मई को अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी नेताओं की हुई बगावत के बाद से प्रेरणा एनसीपी 2 गुटों में बंट गई। एक अजीत पवार के नेतृत्व में है और अब महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है, और दूसरी शरद पवार के नेतृत्व में है और अब महाविकास अघाड़ी में साथ है। जी, और अब ये लड़ाई जो है वो असली एनसीपी किसकी है इसकी बन चुकी है। आज दिल्ली में शरद पवार ने एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। ये बैठक शरद पवार के दिल्ली आवास पर बुलाई गई थी। मानसी, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने बताया कि सभी 9 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं और वो अभी भी प्रभावी हैं। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं, कोई सच्चाई नहीं। और प्रेरणा, आपको याद होगा कि कल अजीत पवार ने शरद पवार को रिटायर होने की सलाह दी थी, जिसका एक तरह से उन्होंने जवाब दिया है। बिल्कुल, और शरद पवार ने कहा आगे कि राज्य में जो कुछ भी हो रहा है मानसी, इससे उनको खुशी है। जिन्होंने लोगों का वादा कर उनके वोट हासिल करने के बाद गलत रास्ते पर गए, उनको इसकी जबरदस्त कीमत देनी पड़ेगी। राज्य की स्थिति बदलेगी। वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को महाराष्ट्र की जनता हुकूमत देगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज शरद पवार के दिल्ली आवास में उनसे मिलने पहुंचे। बीबीसी मराठी के संवाददाता नीलेश आज पूरे दिन इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सीधा रुख करते हैं नीलेश को और उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। नीलेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि आज बैठक में क्या क्या हुआ। तो मानसी, लगातार 2 घंटे ये बैठक शरद पवार के दिल्ली वाले आवास में चली और लगभग 24 लोग जो है कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी के जो मेंबर है वो मौजूद रहे। चूंकि 25 मेंबर है, लेकिन उनमें से एक मेंबर को उन्होंने पहले से ही पार्टी से निष्कासित किया हुआ है, एक्सपील किया हुआ है। तो ये सब 2 घंटे की बैठक में उन्होंने 8 रिजोल्यूशन पारित करे। उसमें से 2 अहम है।
पहला है जो खत बताता है कि पार्टी का पूरा भरोसा शरद पवार के ऊपर है और शरद पवार जो भी डिसीजन लेंगे पार्टी उसके लिए स्टैंड बाय करेगी। दूसरा अहम डिसीजन ये है कि प्रफुल्ल पटेल समेत सुनील तटकरे और SR कोहली जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उनको पार्टी ने एक्सपील किया हुआ है। उसके साथ ही साथ अजित पवार के साथ जो 9 लोगों ने शपथ ग्रहण करी है मंत्री पद की, उन सभी को पार्टी ने एक्सपील किया है। अब पार्टी एक्सपील करने के बाद ऐसे बताया जाता है कि वो उनको डिस्क्वालीफाई करने का उनका जो अधिकार है वो खो देती है। अब देखना ये होगा कि स्पीकर के पास जाकर ये कौन सी दलील रखते हैं और उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। यही सवाल मैंने शरद पवार से भी पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पे मना किया और कहा कि नहीं, हम उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी कराएंगे। लेकिन देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या होता है। राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 3 बजे, लेकिन राहुल गांधी ने उसको टाल दिया और कहा वो शरद पवार से मिलेंगे। तो वो शरद पवार से मिलने ये बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के तुरंत 10-15 मिनट बाद नीलेश, मैं राहुल गांधी के मुलाकात पर ही आने वाली थी कि राहुल गांधी जब मुलाकात करने पहुंचे तो ये क्या मुलाकात पहले से तय थी, और जब ये मुलाकात हुई तो उस मुलाकात का कंक्लूजन क्या निकला? ये मुलाकात पहले से तय थी। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल किया, तो जिस दौर से इस वक्त एनसीपी गुजर रही है, तो उस दौर में भी कांग्रेस एनसीपी के साथ है, शरद पवार के साथ खड़ी है। वही जताने के लिए राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी और शरद पवार, सुप्रिया सुले और उनके आला नेता भी उस वक्त पार्टी उस मीटिंग में मौजूद रहे और लगभग 20-25 मिनट सभी नेताओं में बातचीत हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पे किसी ने आकर बाहर आके बात नहीं करी, लेकिन यही बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यही बताया गया कि राहुल गांधी ने पूरा भरोसा जताया शरद पवार के ऊपर और उन्होंने ये भी कहा कि जिस सूरत हाल में इस वक्त पार्टी है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। जी, शरद पवार लौटे या अभी दिल्ली में ही हैं? जी नहीं, वो अभी निकल चुके हैं। जैसी मीटिंग खत्म हुई, शरद पवार और सुप्रिया सुले तुरंत जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। वो अभी तुरंत महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे और बाकी जो अलग अलग राज्यों से बताया जा रहा है कि 25 राज्यों से जो है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से उनके अलग अलग वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो आए थे और उन्होंने अपनी बात आज की मीटिंग में रखी थी। पीसी शाह को सबसे बाद में बात कर रहे थे। जी, बीबीसी मराठी के संवाददाता नीलेश, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो ये तो हुई दिल्ली की बात कि दिल्ली में आज क्या हुआ। उधर अजीत पवार ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि पार्टी के विधायक और पदाधिकारियों ने उन्हें अध्यक्ष चुना है। ऐसे में शरद पवार को कार्यकारिणी की बैठक करने का कोई अधिकार नहीं है। जी, और चूंकि मामला चुनाव आयोग में लंबित है, इसलिए दिल्ली में बैठक का कोई आधार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। अजित पवार ने आज नरेंद्र राणे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुंबई अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। मानसी, दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी के बागी गुट और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने नेशनल करप्टेड पार्टी के विधायकों को कैबिनेट में शामिल कर लिया है। अब नेशनल करप्टेड पार्टी के सब नेताओं को लेकर मंत्रिमंडल में उनका समावेश करना और पूरा जिस तरह से 2 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी को जिस तरह से उद्ध्वस्त करने का काम उन्होंने किया है, तो इस देश का सबसे करप्टेड आदमी कौन होगा, कौन सी विचारधारा होगी, तो बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री ये सबसे करप्टेड है। ये अब लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो चुका है। वो देश की जनता को कतई पसंद नहीं है और उसका परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। ये थे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। बढ़ते हैं कार्यक्रम के तीसरे पड़ाव की तरफ और बात करते हैं कहानी प्यार की। सरहद पार प्यार जो मोबाइल गेम के जरिए शुरू हुआ, ये कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है। और बिल्कुल, और एक ऐसी प्रेम कहानी मानसी जो भारत और पाकिस्तान, 2 मुल्कों में रहने वाले लोगों के बीच पबजी गेम खेलते हुए शुरू हुई। लेकिन गेम खेलते खेलते ही प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि अपने 4 बच्चों के साथ बिना वीजा सरहद पार कर पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर जखरानी अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीणा के पास पहुंच गए। लेकिन फिल्मों में जैसा होता है प्रेरणा, वैसा कुछ नहीं हुआ। मामला अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के जाल में उलझ गया है। सीमा और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान ने मामले के बारे में क्या बताया। फाइनली बल्लभगढ़ हरियाणा में अरेस्ट किया गया है। सीमा ने बताया कि 2019 में के लगभग
लॉकडाउन के समय वो इसके करीब आई थी सचिन के 2019-20 में। वहाँ पे इनकी थोड़ी मित्रता और फ्रेंडशिप बढ़ी। ये लोग इस साल मार्च में मिले थे नेपाल में और उसके बाद फाइनली पूरी फैमिली के साथ सीमा जो है नेपाल आई थी मिड में और वहाँ से नेपाल से वाया बस ये इधर नोएडा आई है जहाँ पे इसे सचिन ने रिसीव किया था। इसने बताया कि पबजी के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के कि यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी और वहाँ पे एक ट्रेवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। सीमा की शादी फरवरी 2014 में पाकिस्तान के सिंध के गुलाम हैदर से हुई थी। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। सीमा के पति गुलाम हैदर कराची में मजदूरी करते थे और फिर 2019 में सऊदी अरब चले गए थे। पति के जाने के बाद मानसी सीमा अकेली हो गई और ऑनलाइन गेम पबजी खेलने लगी। इसी खेल में उनकी मुलाकात जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा से हुई और वो सचिन से मिलने नेपाल के रास्ते बिना वीजा भारत आ गई। सीमा का क्या कहना है, सुनते हैं। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। मुझे अब वापस नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। मैं वापस नहीं। वहीं सचिन ने भी भारत सरकार से अपील की है कि वो उनकी शादी करा दें। पुलिस ने हम पकड़ लिए, अब यहाँ पर हैं हम। प्यार अब भी करता हूँ, हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। बात करें सीमा के पति हैदर जखरानी की तो उनका कहना है कि उन्हें कई दिनों तक इस बात का पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी भारत आ गई हैं। गुलाम हैदर अभी सऊदी अरब में हैं। उन्होंने बीबीसी उर्दू सेवा से क्या कहा, ये सुनिए। मेरा सिंध गवर्नमेंट वजीर खारजा बिलाल साहब को मैं अपील करता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब को, अद्दी फरियाल टारपोल साहिबा को मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि मैं बिल्कुल गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। मेरे बच्चों को भड़काया गया, उनको कोई लड़का पबजी गेम के जरिए बात कर रहा था, पता नहीं उधर कैसे ये चले गए। इसने अपना घर इधर बेच के चला गया। 3.5 साल तकरीबन हो रहे हैं मैं इधर काम कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करके मैं बच्चों को हर चीज खिला रहा था। अभी वो प्रोगंडा चला रहे हैं कि हैदर ने मुझे 2019 पे तलाक दिया। कोई तलाक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने 2023 को अपना ये NIC बनाया, बच्चे ईद पे इधर आना चाह रहे थे, बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि कोई तलाक नहीं है। भारत मीडिया से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे बच्चों को मेरे हवाले करें, मैं मिस्कीन हूँ। असल में प्रेरणा सीमा ने अपने एक बयान में कहा था कि उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया है, लेकिन उनके पति, जैसा कि आपने सुना, वो इस बात का खंडन करते हैं। जी, अब आपको बता दें कि BBC माई इंडियन लाइफ नाम की एक खास पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहा है जिसमें 21वीं सदी के हिंदुस्तानी नौजवानों की अनोखी कहानियां सुनेंगे अभिनेत्री कल्की केकला के साथ। इसकी एक झलक अभी आपको सुनवाते हैं। हाय, मेरा नाम कल्की केकला है और मैं एक एक्टर हूँ और BBC हिंदी की ओर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नया पॉडकास्ट, कल्की प्रेजेंट्स माई इंडियन लाइफ। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे 21वीं सदी के हिंदुस्तानी नौजवानों की कहानियाँ। हर एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगी एक साधारण हिंदुस्तानी नौजवान की असाधारण कहानी। My father told me, why don't you just? तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मैं इस लड़की अनामिका पर नजर रखूं और अगर उसके पीछे कैंपस से बाहर जाना पड़ा तो उनका एक इन्वेस्टिगेटर मेरे साथ हमेशा रहेगा। What I saw was obviously. मैंने जो देखा उसका मुझ पर काफी गहरा असर पड़ा। तानिया एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और मैं बेताब हूँ आपको उसकी कहानी सुनाने के लिए। इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए देश के कोने कोने से चुनी हुई 6 कहानियाँ लेकर आ रही हूँ। मैं ना स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा फील इसलिए करता हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन भी एक ऐसा बंदा है किसी को बाहर नहीं पता है कि वो स्पाइडरमैन है, उसको खुद को पता है कि वो स्पाइडरमैन है, उसकी गर्लफ्रेंड को पता है। तो वैसे मैं भी शादी करूंगा तब उनको तो पता, उस लड़की को तो पता लगना ही वाला है। ये कहानियाँ उन हिंदुस्तानियों की है जिन्होंने जिंदगी की अफरा तफरी में अपने रास्ते खुद बनाए हैं। ये कहानियाँ है पावरफुल एम्बिशंस की और हिम्मत की। हिंदुस्तान बदल रहा है और इन यंगस्टर्स से बातचीत करके मैं भी अपने देश को एक नए नजरिए से देख रही हूँ, जान रही हूँ और मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हूँ। तो बस तैयार रहिए, सीजन शुरू होने वाला है। कल्की प्रेजेंट्स माई इंडियन लाइफ। BBC हिंदी के पॉडकास्ट पेज के साथ साथ आप हमें जियो सावन, गाना और एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। सर्च कीजिए और सुनिए।
और आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको हर एपिसोड के रिलीज होते ही उसे सुनने का मौका मिलेगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। और ये सीरीज शुरू कब से हो रही है? शुक्रवार से जी। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी और रविशंकर ने। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मानसी दास और प्रेरणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।